स्क्रीन पे एक प्राणी को देख रहे हैं आप। कौन है ये प्राणी? ये है चीनी प्रोफेसर जियांग और इन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक चेतावनी दी है और ये चेतावनी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इन्होंने जो बोला है वो झूठ नहीं है, वो काफी हद तक सच है। लेकिन क्या भारत भी एक बेहद खास तैयारी कर रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको थोड़ा अजीब तो जरूर लग रहा होगा, एक तरफ ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है और शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठ जाता है। भारत भी 27 जगहों का नाम बदल देता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर कुछ कुछ खबरें भी आने लगती हैं। हालांकि भारत की तरफ से बहुत सारी खबरों को रिजेक्ट भी किया गया। आखिरकार क्या हो सकता है? चाइना को लेकर भारत ये बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना कल को क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, कहना मुश्किल है। एक तरफ अच्छी अच्छी बातें, दूसरी तरफ बिजनेस की बहुत अच्छी बातें और तीसरी तरफ चाइना का अपना मंसूबा ये रहता है। इसलिए भारत भी उसी तरीके से तैयारियों में है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज तो ये देखने को मिल रही है कि हाल फिलहाल में भारत बहुत तेजी से अपने नेवी के पावर को भी बढ़ा रहा है और सबसे अच्छी बात क्या देखने को मिल रही है, एक तरफा नहीं, भारत चौतरफा आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत के नए नए बने कृष्ण स्वामीनाथन 4 दिनों की यात्रा के लिए मॉरिशस पहुंचे अगस्त 10 से अगस्त 13 तक। ये बहुत ज्यादा खास है। मॉरिशस का जो लोकेशन है मैप में देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक पोजीशन है। तो यहाँ भारत क्यों पहुंच रहा है? जाहिर तौर पर समंदर की अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए भारत यहाँ पहुंच रहा है। इसके बारे में मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि क्यों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, भारत और इंडोनेशिया दोनों बैठकर डिस्कस कर रहे हैं आगे के प्लान। और इंडोनेशिया का नाम जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर चाइना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? मलक्का स्ट्रेट का पास वाला ये देश रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इंडोनेशिया में जो इंसान इस वक्त बैठा है कुर्सी में वो भी बहुत खास है। प्रबोवो सुबियांतो, ये वो हैं जिसने कभी चाइना की सेना को मजबूर कर दिया था और चाइना के तरफ से बड़े गंदे वाले स्टेटमेंट आते थे प्रबोवो सुबियांतो के नाम पर, और वही सुबियांतो आज की डेट में राष्ट्राध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंसान और इस इंसान की पॉलिसी, चूंकि ये सभी देख चुके हैं, भारत को लेकर सुबियांतो के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ऐसे में सुबियांतो टेंशन देते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, भारत और इंडोनेशिया किस तरीके से डिफेंस के सहयोग हो सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के जो अनुभव हैं वो साझा हो सकते हैं, इन पर बातचीत चल रही है। तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने कुछ बातों को साफ किया है। जैसे कि भारत ने इस बात को साफ किया है कि अगर शांति की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में तभी एक लॉन्ग टर्म शांति हो सकती है जब बॉर्डर पर सुरक्षा और शांति बनी रहे। लेकिन कहते हैं भय बिन प्रीत न हुई है, वैसा ही सीन इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारत अपने डिफेंस को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। एक खबर ये भी आ रही है कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लाया जा रहा है। 60 नए मध्यम श्रेणी के सैन्य परिवहन वाहनों को खरीदा जाएगा और इसके लिए $10 अरब लगाया जाएगा। पुराने AN-32 विमान इस्तेमाल होते थे सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नए 18 से 30 टन पेलोड वाले क्षमता के नए विमान चाहिए होंगे। और कौन कौन है? C-130J हो सकता है जो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर बनाएगा, इस बार के लिए यही है। इसके अलावा एम्ब्रेलर हो सकता है, इसका KC-39 ये महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर बना सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये रूस के साथ मिलकर बना सकता है। सबसे दिलचस्प शर्त क्या है? सिर्फ खरीद नहीं, भारत में निर्माण। ये प्रोजेक्ट सिर्फ विदेश से 60 विमान खरीदने का सौदा नहीं है। शुरुआती विमान
फ्लाई अवे कंडीशन में विदेश से आ सकते हैं। बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। भारत में फाइनल असेंबली लाइन स्थापित होगी। MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, इन सब की सुविधा बनाई जाएगी। शुरुआत में कम से कम 40% भारतीय कंटेंट्स को लगाया जाएगा और बाद में 60%। यानी इस प्रोग्राम का औद्योगिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। हालांकि किसको मिलता है ये प्रोजेक्ट अभी देखना होगा, लेकिन जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ही इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता में भी एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो भारत अब ऐसे लंबी दूरी के किलर ड्रोन विकसित करने या खरीदने की दिशा में बढ़ रहा है जिन्हें युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सके और जो लगभग 1000 किलोमीटर तक जाकर निगरानी करें, टारगेट पहचाने और हमला करें। 1000 किलोमीटर रेंज का क्या मतलब है? मान लीजिए भारतीय युद्धपोत हिंद महासागर में गश्त कर रहा है। सामान्य स्थिति में उसके रडार और सेंसर की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन यदि उसके पास 1000 किलोमीटर तक जाने वाला ड्रोन हो तो वो बहुत दूर तक समुद्री निगरानी कर सकता है, दुश्मन के युद्धपोतों की स्थिति को खोज सकता है, संदिग्ध जहाजों को ट्रैक कर सकता है, टारगेट की तस्वीर और डेटा वापस युद्धपोत को भेज सकता है, जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा है आधुनिक नौसैनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा है एंटीशिप मिसाइलें, पनडुब्बियां, लंबी दूरी के हथियार, दुश्मन के समुद्री ड्रोन और निगरानी सिस्टम। ऐसे में भारतीय युद्धपोत पीछे सुरक्षित क्षेत्र में रहकर ड्रोन को आगे भेज सकते हैं। ड्रोन पहले दुश्मन को खोजेगा, पहचान करेगा, उसकी स्थिति बताएगा और इसके बाद जहाज, विमान या दूसरी मिसाइल इस पर हमला कर सकती है। तो भारत यहाँ तैयारियों में है। अब इन सब के बीच में भारत एक संदेश दे रहा है चाइना को, और वो संदेश क्या है? अंडमान निकोबार के आसपास, मलक्का स्ट्रेट के आसपास, बंगाल की खाड़ी के आसपास, अरब सागर, हिंद महासागर, इन सब में कि भाई हम रेडी हो रहे हैं। इसी बीच मैंने आपको शुरू में कहा कि एक चीनी प्रोफेसर ने एक भविष्यवाणी की है। बात सही है। चीन में जन्मे हैं कनाडाई प्रोफेसर जियांग ज्यूकिंग। इन्होंने परमाणु हथियारों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इन्होंने एक बातचीत में कहा कि अगला परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाला देश पाकिस्तान हो सकता है। हालांकि ये इन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये चाइना के हैं और भारत को डराना चाहते हैं, बल्कि इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में अस्थिरता है और भारत के सामने वो कमजोर है और इस वजह से परमाणु हथियार चलाने की वजह बन सकती है। इन्होंने कहा वैसे तो दुनिया नहीं चाहेगी कि कभी इस तरीके के हथियार का इस्तेमाल हो और दुनिया के देश भी नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर कोई पहला देश ऐसा बनेगा तो वो भारत या पाकिस्तान में से कोई एक होगा। मेरा मानना है कि वो पाकिस्तान होगा, ये इनका कहना है। एक बात तो जरूर है, पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता है और इस अस्थिरता की वजह से पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम है। इसलिए बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर ऐसी चीज हुई तो फिर उसका परिणाम किस हद तक जा सकता है और फिर रिप्लाई कहां से आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।